हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। ये हमारी जो एमआरआई की सीरीज़ चल रही है 500 एमसीक्यूज़ का, उसका पार्ट 5 है। जो पार्ट 4 है उसके अंदर हम 100 एमसीक्यूज़ तक जो हैं क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो से हम डिस्कस करेंगे 101 एमसीक्यू से। तो पहला जो इस वीडियो का पहला एमसीक्यू है वो है, व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई। एमआरआई के अंदर सबसे मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन सा होता है? एमआरआई के अंदर जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं वो होता है हमारा गैडोलिनियम। गैडोलिनियम क्या है? सबसे मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रास्ट एजेंट है जो यूज़ किया जाता है। गैडोलिनियम जो है हमारा क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, पिछले जो हमने क्वेश्चंस किए थे स्टेटमेंट बेस्ड, जो इनके अंदर भी हमने सॉल्व किया था, उसके अंदर एक स्टेटमेंट थी कि गैडोलिनियम इज अ सुपर पैरामैग्नेटिक एजेंट, और मैंने आपको बताया था कि गैडोलिनियम जो है वो सुपर पैरामैग्नेटिक नहीं, गैडोलिनियम सिर्फ पैरामैग्नेटिक एजेंट होता है। गैडोलिनियम जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जीडी से, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 64। तो जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो होता है हमारे में वो होता है हमारा गैडोलिनियम। अच्छा, ये जो वीडियो है हमारा पार्ट 5, इसके अंदर मोस्टली जो एमसीक्यूज़ होंगे लगभग 30 एमसीक्यूज़ वो जो है बेस्ड है हमारे सारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट के ऊपर। तो इस वीडियो को देखने के बाद एमआरआई के ऊपर एमआरआई की कॉन्ट्रास्ट पे बेस्ड जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो आपको क्लियर हो जाएंगे, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। अच्छा, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गैडोलिनियम इज कंसिडर्ड सेफ प्राइमरीली बिकॉज इट इज़। गैडोलिनियम को सेफ क्यों कंसिडर किया जाता है? लिपिड सॉल्युबल होने की वजह से, रेडियो एक्टिव होने की वजह से, चिलेटेड टू अदर मॉलिक्यूल्स, और ऑप्शन डी मेटाबोलाइज्ड रैपिडली बाय द लीवर। गैडोलिनियम जो है, अगर हम सिर्फ गैडोलिनियम का यूज़ करते हैं तो गैडोलिनियम जो है एक्सक्रीट नहीं होता हमारी बॉडी से। गैडोलिनियम को यूज़ किया जाता है चिलेटेड मॉलिक्यूल्स के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल्स को साथ इसको क्या किया जाता है? चिलेट किया जाता है। जैसे कि गैडोलिनियम को चिलेट किया जाता है गैडोलिनियम DTPA के साथ। किसके साथ? DTPA के साथ। तो इसको सेफ कब कंसिडर किया जाता है? क्योंकि ये चिलेटेड होता है दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ। ठीक है, तो इसका आंसर होगा चिलेटेड टू अदर मॉलिक्यूल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस इज मोस्ट स्ट्रॉन्गली एसोसिएटेड विद। नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस मोस्ट कॉमनली किससे एसोसिएटेड है? नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस एसोसिएटेड जब किस मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है जब हम क्या करते हैं, जब गैडोलिनियम जो होता है उसकी हाई डोजेस का यूज़ करते हैं, या फिर जिसके अंदर पेशेंट्स के रीनल फेलियर की प्रॉब्लम जो होती है, उन पेशेंट्स के अंदर क्या होता है? रीनल फाइब्रोसिस हमें देखने को मिलता है। ठीक है, ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार हम। रिपीटेड एमआरआई स्कैन्स, ऑप्शन बी है हमारा हाई डोजेज ऑफ गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट इन रीनल फेलियर पेशेंट, यूज ऑफ ओरल कॉन्ट्रास्ट, और एमआरआई विद फंक्शनल इमेजिंग। तो नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस जो है हमें मोस्ट कॉमनली किससे स्ट्रांगली एसोसिएटेड है, या फिर किन केसेस में हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द हाई डोजेज ऑफ द गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट इन रीनल फेलियर पेशेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओरल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट। इनमें से ओरल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन सा है? गैडोलिनियम जो है यूजुअली, जैसे कि गैडोलिनियम DTP, इसको हम यूजुअली इंट्रावीनसली इंजेक्ट किया जाता है। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में पूछा कि ओरल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट कौन सा है हमारा। तो ओरल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट जो है हमारा पाइनएप्पल जूस होता है। पाइनएप्पल जूस जो है उसको हम एज ए ओरल एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, और भी ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं, जैसे कि ब्लूबेरी को भी हम एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट की तरह यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, आपको कमेंट्स में बताना है कि जो हमारा एयर है वो कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है, और जो वाटर है वो कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट होता है, ये आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, द रोल ऑफ द एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट इज प्राइमरीली टू अफेक्ट। एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट का क्या रोल होता है? किसको ये प्राइमरीली अफेक्ट करता है एमआर इमेजिंग के दौरान? इको टाइम को, प्रोटॉन डेंसिटी को, SNR को, या फिर T1 T2 रिलैक्सेशन टाइम को? जो एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं वो प्राइमरीली अफेक्ट करते हैं, किसको प्राइमरीली अफेक्ट करते हैं? जो T1 और T2 रिलैक्सेशन टाइम जो होता है इसको ये क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, T1 T2 टाइम को ये क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो ये अफेक्ट करते हैं किसको? T1 और T2 रिलैक्सेशन टाइम को रिड्यूस करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा कि T1 एंड T2 रिलैक्सेशन टाइम्स को ये अफेक्ट करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोसाइक्लिक गैडोलिनियम एजेंट। इनमें से कौन सा मैक्रोसाइक्लिक गैडोलिनियम एजेंट होगा?
जो मैक्रोसाइक्लिक गैडोलिनियम एजेंट का इन ऑप्शंस में से एग्जांपल होगा गैडोडाइअमाइड, गैडोटेरेट मैग्लूमिन, गैडोजिटेट डाइसोडियम एंड गैडोबेंटेट डाइमैग्लूमिन। तो इनमें से जो मैक्रोसाइक्लिक का एग्जांपल है वो है हमारा गैडोटेरेट मैग्लूमिन। क्या है? गैडोटेरेट मैग्लूमिन जो है हमारा मैक्रोसाइक्लिक गैडोलिनियम एजेंट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, विच प्रॉपर्टी एनहेंसेस द रिलैक्सिविटी ऑफ द एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी है एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट की जो कि रिलैक्सिविटी जो होती है उसको क्या कर देती है? एनहेंस कर देती है। लिपोफिलिसिटी, हाई विस्कोसिटी या फिर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। रिलैक्सिविटी जो है उसको एनहेंस करने की कौन सी प्रॉपर्टी एनहेंस करती है? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट जो प्रॉपर्टी होती है हमारी कॉन्ट्रास्ट एजेंट की वो क्या करती है? रिलैक्सिविटी को एनहेंस करने का काम करती है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मूवमेंट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट इन एमआरआई आर मोस्ट यूजफुल फॉर इमेजिंग। ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट मेनली हम किस इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं? ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट सिंपली हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। जो सीटी होता है उसके अंदर भी हम यूजुअली जो ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं वो किसके लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं? जीआईटी के लिए। बाकी जो नॉर्मल जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशंस होती है जिसके अंदर हम फ्लोरोस्कोपी का यूज़ करते हैं उसके अंदर जीआईटी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? बेरियम सल्फेट जो होता है उसका हम यूज़ करते हैं। तो ओरल कॉन्ट्रास्ट एजेंट का एमआरआई में हम मोस्ट यूजफुल किसके लिए होता है? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के लिए। जीआईटी ट्रैक्ट जो होता है हमारा उसके लिए हम यूज़ करते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, विच स्टेटमेंट अबाउट एनएसएफ इज ट्रू। एनएसएफ क्या है? यहाँ पे अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस। तो हमें बताना है कि एनएसएफ पे बेस्ड इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। इट अफेक्ट्स ओनली द ब्रेन, ये केवल ब्रेन को अफेक्ट करती है? नहीं, ये ब्रेन को सिर्फ ब्रेन को इफेक्ट नहीं करती, बट बॉडी के अदर पार्ट्स को भी अफेक्ट करती है, जैसे कि एक्सट्रीमिटीज़ हो गई, स्किन हो गई, उनको भी अफेक्ट करती है। इट इज़ रैपिडली रिवर्सिबल नहीं होती है। इट कॉजेज फाइब्रोसिस ऑफ द स्किन एंड द इंटरनल ऑर्गन्स। हाँ, ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। जब एनएसएफ होता है नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस, इस दौरान क्या होता है कि स्किन और जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उनका क्या हो जाता है? फाइब्रोसिस हो जाता है। तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी ये करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मैकेनिज्म ऑफ एमआर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट। इनमें से कौन सा मैकेनिज्म नहीं है एमआर कॉन्ट्रास्ट एनहेंसमेंट का? जो एमआर कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं वो कैसे काम करते हैं? T1 और जो T2 रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको क्या कर देते हैं? ये रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा है कि इनमें से कौन सा फंक्शन नहीं है इसका। शॉर्टनिंग करते हैं T1 की, ये तो करेक्ट है। T2 की भी शॉर्टनिंग करते हैं, ये भी करेक्ट है। एनहेंसिंग प्रोटॉन डेंसिटी को ये एनहेंस करने का काम नहीं करते, तो ये वाली स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। इंक्रीजिंग सिग्नल इंटेंसिटी ऑन द T1 वेटेड इमेजेस, ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है कि सिग्नल इंटेंसिटी को जो है ये इंक्रीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो सी स्टेटमेंट जो है हमारी क्या है? इनकरेक्ट है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 111th क्वेश्चन पे, The efficiency of a gadolinium-based contrast agent in altering relaxation time is quantified by। जो गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं उनकी एफिशिएंसी होती है कि जो रिलैक्सेशन टाइम होता है उसको अल्टर कर देते हैं, उसको क्या कर देते हैं? रिड्यूस कर देते हैं। तो ये जो इनकी कैपेबिलिटी है इसको हम किस तरीके से हम क्वांटिफाई करते हैं? किस तरीके से इसको क्वांटिफाई किया जाता है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी से किया जाता है, प्रोटॉन डेंसिटी से किया जाता है, रिलैक्सिविटी से किया जाता है, या फिर ट्रांसवर्स मैग्नेटाइजेशन से। जो ये जो कैपेबिलिटी होती है इनकी रिलैक्सेशन टाइम को अल्टर करने की, चेंज करने की, इसको क्वांटिफाई किया जाता है किससे? रिलैक्सिविटी से। किससे करा जाता है? क्वांटिफाई रिलैक्सिविटी से। अच्छा, रिलैक्सिविटी क्या होता है ये आपको मेरे को कमेंट सेक्शन में इसकी डेफिनेशन लिख के बतानी है। ठीक है, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है। और जिन लोगों को भी जो भी डाउट होता है कि किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है या फिर कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में लिख के आप बता सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, विच स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेज द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द गैडोलिनियम चिलेट्स। कौन सा स्ट्रक्चरल कैरेक्टरिस्टिक जो है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होती है गैडोलिनियम चिलेट्स की, उनको क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है। लीनियर कॉन्फिगरेशन, आयोनिक बॉन्डिंग, मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर और हाई विस्कोसिटी। जो मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है वो क्या करता है? मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर का जो फंक्शन होता है कि वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो होता है गैडोलिनियम चिलेट्स के, उसको क्या कर देता है? ये इंक्रीज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? मैक्रोसाइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। इन पेशेंट्स विद इम्पेयर्ड renal फंक्शन गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट्स आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्राइमरीली ड्यू टू। जिन पेशेंट्स के अंदर इम्पेयर्ड renal फंक्शन होता है उनके अंदर हम गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट्स जो होते हैं वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होते हैं, उनके अंदर हम गैडोलिनियम बेस्ड एजेंट्स को यूज़ नहीं कर सकते। इसका मेन रीज़न क्या है? ये मैंने आपको बताया कि रीनल फंक्शन है, तो उसकी इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन में गैडोलिनियम का यूज़ करने से क्या देखने को मिलता है हमें? नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस। तो ये इसको हम इसका आंसर क्या हो जाएगा? रिस्क ऑफ नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस होने का रिस्क होता है। दैट्स वाई वी कैन नॉट यूज़ जो गैडोलिनियम एजेंट्स होते हैं उनको हम यूज़ नहीं कर सकते जिनके अंदर इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन होता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा रिस्क ऑफ नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। Which of the following gadolinium agents is most associated with nephrogenic systemic fibrosis risk due to its low kinetic stability? Gadoteridol, gadodiamide, gadoteretmeglumine और गैडोब्यूट्रोल। इसमें से सबसे ज़्यादा जो लो काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है वो होती है हमारी गैडोडाइअमाइड की। किसकी होती है? गैडोडाइअमाइड की। तो इसलिए जो सबसे ज़्यादा नेफ्रोजेनिक सिस्टमिक फाइब्रोसिस होने का रिस्क होगा वो भी किससे होगा? हमारा गैडोडाइअमाइड से। किससे होगा? गैडोडाइअमाइड से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 115th क्वेश्चन पे। विच पैरामीटर इज लीस्ट अफेक्टेड बाई द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ T1 शॉर्टनिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट? T1 शॉर्टनिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट को अगर हम इंड्यूस कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा जो पैरामीटर अनअफेक्टेड होगा वो कौन सा होगा? सिग्नल इंटेंसिटी ऑन T1 वेटेड इमेज। T1 शॉर्टनिंग कॉन्ट्रास्ट एजेंट को इंड्यूस कर रहे हैं तो T1 वेटेड इमेजेस के ऊपर तो सिग्नल इंटेंसिटी जो है वो अफेक्ट होगी। T1 रिलैक्सेशन टाइम भी अफेक्ट होगा। ठीक है, लीजन कॉन्स्पिक्यूटी जो होगी एनहेंसिंग लीजन ये भी अफेक्ट होगा। लेकिन जो T2 रिलैक्सेशन टाइम होगा वो क्या होगा? सबसे कम अफेक्ट होगा। क्या होगा? सबसे कम अफेक्ट होगा क्या? हमारा T2 रिलैक्सेशन टाइम। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारा 116 क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज अ रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन टू गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट यूज इवन विद मैक्रोसाइक्लिक एजेंट्स? ये क्वेश्चन तो सिंपल है कि कौन सा इनमें से रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन क्या होगा? प्रेगनेंसी, क्योंकि जो गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट एजेंट होते हैं ये क्या कर जाते हैं? प्लेसेंटा को क्रॉस करके फीटस के अंदर एंटर कर सकते हैं, इसलिए प्रेगनेंसी के दौरान ये क्या होता है? इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, या फिर ये क्या है? रिलेटिव कॉन्ट्राइंडिकेशन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। विच MR सीक्वेंस टाइप इज मोस्ट सेंसिटिव टू द एनहेंसमेंट फ्रॉम गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट? इनमें से सबसे ज़्यादा सेंसिटिव कौन सा सीक्वेंस होता है? T2 वेटेड स्पिन इको सीक्वेंस, डिफ्यूजन वेटेड इमेजिंग, T1 वेटेड स्पिन इको सीक्वेंस या फिर स्टिर सीक्वेंस? स्टिर सीक्वेंस जो होता है शॉर्ट टाउन इन्वर्जन रिकवरी जिसकी फुल फॉर्म होती है, इस सीक्वेंस के अंदर तो हम जो कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते हैं उसका हम यूज़ कर ही नहीं सकते। जो सबसे ज़्यादा मोस्ट सेंसिटिव होता है गैडोलिनियम कॉन्ट्रास्ट से वो होता है हमारा T1 वेटेड स्पिन इको सीक्वेंसेस। कौन से होते हैं? T1 वेटेड स्पिन इको सीक्वेंसेस। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 118। अ की फैक्टर डिफरेंशिएटिंग एक्स्ट्रा सेलुलर गैडोलिनियम एजेंट्स फ्रॉम हिपैटोबिलियरी एजेंट्स। हमारे पास क्या होते हैं? डिफरेंट हमारे कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स होते हैं। ठीक है, जैसे कि हिपैटोबिलियरी एजेंट्स होते हैं हमारे हिपैटोबिलियरी जो हिपैटिक बिलियरी एजेंट्स होते हैं, जैसे कि हमारा जो आयरन अलग अलग होते हैं। तो इनमें से एक्स्ट्रा सेलुलर गैडोलिनियम एजेंट को हिपैटोबिलियरी एजेंट्स से कौन सा फैक्टर है जो कि डिफ्रेंशिएट करता है? रेट ऑफ रिनल क्लियरेंस, प्रोटीन बाइंडिंग कैपेसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लड ब्रेन बैरियर और एक्सक्रीशन रूट वाया बाइल। तो सिंपल है कि जो डिफरेंशिएट करता है वो होता है हमारा एक्सक्रीशन रूट वाया दी बाइल। जो हिपैटोबिलियरी एजेंट होता है उसके अंदर एक्सक्रीशन होता है बाइल के थ्रू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्सक्रीशन रूट वाया बाइल। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। विच गैडोलिनियम एजेंट इज स्पेसिफिकली यूज्ड फॉर लीवर इमेजिंग ड्यू टू पार्शियल बिलियरी एक्सक्रीशन? इनमें से कौन सा स्पेसिफिकली लीवर इमेजिंग के लिए यूज़ किया जाता है? स्पेसिफिकली लीवर इमेजिंग के लिए जो हम यूज़ करते हैं वो कॉन्ट्रास्ट एजेंट है हमारा कौन सा? गैडोजेटेट डाइसोडियम। गैडोजेटेट डाइसोडियम जो है इसको हम मेनली किसके लिए यूज़ करते हैं? लीवर इमेजिंग के लिए यूज़ करते हैं। और वो भी हम क्यों यूज़ करते हैं? क्योंकि ये शो करता है हमें पार्शियल बिलियरी एक्सक्रीशन को शो करता है। दैट्स वाई वी यूज़ द गैडोजेटेट डाइसोडियम का हम यूज़ करते हैं। ठीक है,
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, 120th क्वेश्चन। द मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच टू मिनिमाइजिंग NSF रिस्क इज टू। सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच क्या है जिससे कि हम नेफ्रोजेनिक सिस्टेमिक फाइब्रोसिस का जो रिस्क है उसको क्या कर सके, हम मिनिमाइज कर सके। यूजिंग हाई डोजेज ऑफ कॉन्ट्रास्ट, प्रीफर लीनियर ओवर मैक्रोसाइक्लिक एजेंट्स। जो हमारे MR कॉन्ट्रास्ट एजेंट्स जो होते हैं वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे लीनियर और एक होते हैं हमारे साइक्लिक। ठीक है, एक तो होते हैं लीनियर और एक होता है साइक्लिक। जो साइक्लिक होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारी, स्क्रीन रीनल फंक्शन प्रायर टू कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन और द यूज ऑफ द ओरल कॉन्ट्रास्ट इन ऑल केसेस। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट अप्रोच होगी NSF की रिस्क को मिनिमाइज करने के लिए वो होता है हमारा स्क्रीन करें हम पहले, रीनल फंक्शन टेस्ट जो है उसको हम पहले करवा लें। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्टर करने से पहले, पेशेंट के अंदर कॉन्ट्रास्ट इंट्रोड्यूस करने से पहले हम क्या करें कि जो रीनल फंक्शन है उसका टेस्ट पहले हम करवा लें। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, स्क्रीन रीनल फंक्शन प्रायर टू कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं 121। विच फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी ऑफ contrast agent most significantly influences his ability to cross the blood brain barrier? ऑस्मोलैलिटी, लिपोफिलिसिटी, मॉलिक्यूलर वेट और रिलैक्सिविटी। तो सिंपल फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टी जो है कॉन्ट्रास्ट एजेंट की जो कि अफेक्ट करती है टू क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर वो है हमारी लिपोफिलिसिटी। क्या है लिपोफिलिसिटी, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इट कैन बी आस्क्ड इन द एग्जाम्स। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 122। Which type of MR contrast agent is specifically engineered to enhance reticuloendothelial system imaging? मतलब कि सिंपली इसने पूछा रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की इमेजिंग के लिए हम कौन सा कॉन्ट्रास्ट एजेंट यूज़ करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया लीवर के लिए कौन सा यूज़ करते हैं, वैसे रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के लिए भी एक पर्टिकुलरली MR कॉन्ट्रास्ट एजेंट है और वो हमारा MR कॉन्ट्रास्ट एजेंट है पर्टिकुलर कौन सा है, सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। जैसे कि इसी तरह हमारे पास क्या होते हैं अल्ट्रा स्मॉल सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स भी हमारे पास होते हैं। ठीक है, तो इसका रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम की इमेजिंग के लिए हम कौन सा यूज़ करते हैं, सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है कि SPIU की फुल फॉर्म क्या होती है, सुपर पैरामैग्नेटिक आयरन ऑक्साइड पार्टिकल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, द चिलेटिंग लीजेंड DTPA इन गैडोपेंटेट डाइमैग्ल्यूमिन। जो हमारा जो गैडोलिनियम होता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, यूजुअली चिलेटिंग एजेंट्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो चिलेटिंग लीजेंड है हमारा DTPA जिसको हम यूज़ करते हैं गैडोपेंटेट डाइमैग्ल्यूमिन में, इसका काम क्या होता है, विस्कोसिटी को डिक्रीज करना, रिड्यूसेस T2 स्टार इफेक्ट, बाइंड फ्री गैडोलिनियम टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी और एनहेंसेस द हिपेटोबिलियरी क्लियरेंस। जो चिलेटिंग लीजेंट है DTPA, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है बाइंड फ्री गैडोलिनियम के साथ, फ्री गैडोलिनियम जो होता है उसके साथ हम क्या करते थे, इसको बाइंड कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो टॉक्सिसिटी है गैडोलिनियम की उसको क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। सिर्फ गैडोलिनियम को यूज़ करेंगे तो ये क्या होता है, टॉक्सिक होता है। चिलेटिंग एजेंट को यूज़ करने से क्या होता है, DTP क्या है, एज ए चिलेटिंग एजेंट काम करता है और ये क्या करता है, टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करता है। तो ये इसको हम इसके साथ बांध देते हैं टू प्रिवेंट टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, Which of the following contrast agent has the highest kinetic stability against dechelation? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट काइनेटिक स्टेबिलिटी किसकी होगी अगेंस्ट डीचिलेशन? ये तो सिंपल है, इसके अंदर तो आपको ये चीज़ें याद होनी चाहिए, सिंपल नाम पता होना चाहिए। गैडोडायामाइड नहीं होगा, गैडोमेंटेड डाइमैग्ल्यूमिन नहीं होगा, क्या होता है हमारा गैडोब्यूट्रोल, जो कि सबसे ज़्यादा उसकी काइनेटिक स्टेबिलिटी होती है अगेंस्ट द डीचिलेशन। तो क्या होगा हमारा गैडोब्यूट्रोल। गैडोजिटेट डाइसोडियम भी नहीं होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 125। द T1 रिलैक्सेशन एनहेंसमेंट कोज्ड बाय द गैडोलिनियम रिजल्ट्स प्राइमरीली फ्रॉम। T1 रिलैक्सेशन एनहेंसमेंट किसकी वजह से देखने को मिलता है हमें प्राइमरीली, ये क्यों देखने को मिलता है, T1 गैडोलिनियम क्या है हमारा पैरामैग्नेटिक एजेंट है, क्या है पैरामैग्नेटिक एजेंट है। और जब हम इसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे तो ये क्या करता है, जो नियर बाय प्रोटॉन्स होते हैं उनके साथ ये क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। ठीक है, और जो
टोटल मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको थोड़ा सा क्या कर देता है, ये इंक्रीज कर देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक इंटरेक्शन विद द नियर बाय प्रोटॉन्स। किस तरीके से ये काम करता है, बाय पैरामैग्नेटिक इंटरेक्शन करता है। गैडोलिनियम क्या है, हमारा पैरामैग्नेटिक एजेंट है, तो ये क्या करता है, पैरामैग्नेटिक इंटरेक्शन करता है नियर बाय प्रोटॉन्स के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 126। Which FDA classification applies to gadolinium based contrast agent regarding pregnancy safety? जो हमारे गैडोलिनियम बेस्ड कॉन्ट्रास्ट एजेंट है उनका क्या कर रहा है, जो FDA है उन्होंने क्या कर रखा है, इसका क्लासिफिकेशन कर रखा है डिफरेंट कैटेगरीज में, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी, कैटेगरी डी। तो हमसे पूछा है कि जो गैडोलिनियम के कॉन्ट्रास्ट एजेंट है रिगार्डिंग प्रेगनेंसी सेफ्टी, तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, और ये आते हैं हमारे कौन सी कैटेगरी में, कैटेगरी सी के अंदर आते हैं। ठीक है, ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं रेडियोग्राफर के एस्पेक्ट से, फिर भी आप अगर डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 127। इन विच सिनेरियो वुड द यूज ऑफ फेरुमॉक्सिटोल एज अ कॉन्ट्रास्ट एजेंट बी प्रेफरेबल ओवर गैडोलिनियम? कौन से केस के अंदर हम फेरुमॉक्सिटोल कॉन्ट्रास्ट एजेंट को प्रिफर करेंगे गैडोलिनियम की बजाय? तो फेरुमॉक्सिटोल जो होता है उसको हम यूज़ करते हैं, कब यूज़ करते हैं, जब हमें ऐसे पेशेंट्स की इमेजिंग करनी हो जिनके अंदर सीवियर सीकेडी हमें देखने को मिले। क्या देखने को मिले, सीवियर सीकेडी जिनके अंदर हो, उनके अंदर हम फेरुमॉक्सिटोल को प्रिफर करते हैं रादर देन द गैडोलिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 128। विच फार्माकोकाइनेटिक फीचर डिस्टिंग्विशेस गैडोजेटेड डाइसोडियम फ्रॉम कन्वेंशनल एक्स्ट्रा सेल्यूलर एजेंट्स? इसी टाइप का क्वेश्चन अभी हमने पहले भी करा था। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन सा फार्माकोकाइनेटिक फीचर है जो कि गैडोजेटेड सोडियम को डिस्टिंग्विश करता है कन्वेंशनल एक्स्ट्रा सेल्यूलर एजेंट से। लीनियर चिलेट स्ट्रक्चर, प्रीडोमिनेंटली रीनल एक्सक्रीशन, बाइफेजिक एलिमिनेशन और इंक्रीज्ड प्रोटीन बाइंडिंग। तो जो फार्माकोकाइनेटिक फीचर जो डिस्टिंग्विश करता है गैडोजेटेड डाइसोडियम को कन्वेंशनल एक्स्ट्रा सेल्यूलर एजेंट से, वो है हमारा बाइफेजिक एलिमिनेशन, रीनल प्लस हिपैटिक। अगले सवाल पे चलते हैं, सिग्नल इंटेंसिटी रिडक्शन ऑन T2 स्टार वेटेड सीक्वेंसेस आफ्टर कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन सजेस्ट्स द यूज ऑफ। अगर हमें T2 स्टार वेटेड इमेजेस के ऊपर सिग्नल इंटेंसिटी रिडक्शन करना है कॉन्ट्रास्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, तो हमें कौन से कॉन्ट्रास्ट एजेंट का यूज़ करना होगा इसके लिए? तो उसके लिए हमें यूज़ करना होगा SPIO पार्टिकल्स। अभी SPIO पार्टिकल्स के मैंने आपको ऊपर भी डेफिनेशन बताई थी, और SPIO पार्टिकल्स का और कहाँ यूज़ किया जाता है, रेटिकुलर एंडोथेलियल सिस्टम के एनहांसमेंट के लिए भी SPIO पार्टिकल्स का यूज़ किया जाता है। और इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या है हमारा, SPIO पार्टिकल्स। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, which of the following features is most predictive of NSF development in a gadolinium exposed patients? इसका आंसर होगा हमारा GFR लेस देन 30 ml पर मिनट पर 1.73 मीटर स्क्वायर। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू।